नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल सर जॉन शोर के विषय में। वैसे सर जॉन शोर के विषय में उतना कुछ विशेष परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं बताऊंगा। वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना सर जॉन शोर वाला, मैं इसको गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के साथ में ले सकता था, लेकिन जो पिछला जो गवर्नर जनरल था मतलब कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके संबंध में कुछ छोटी छोटी चीजें बताना छूट गया था, तो उसको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोनों को देखेंगे हम लोग, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक दो चीजें जो छूटी हुई है और साथ ही साथ में सर जॉन शोर के विषय में। देखिए, हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में उसके जो सुधारे हैं उसको तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन कॉर्नवालिस के टाइम पर कुछ युद्ध हुए थे उसको मैं बताना भूल गया था। तो देखिए, टीपू सुल्तान को हम भूल गए थे। टीपू सुल्तान, उसके पिता का नाम क्या था? हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों जब तक जीवित थे अंग्रेजों की नाक में दर्द करके रखे थे। मतलब कि इन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। हैदर अली ने तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हार का मजा चखा दिया था, मतलब कि हरा दिया था। लेकिन जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो निर्णायक सिद्ध नहीं हो सका। और उसके बाद जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, कब हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध? तो 1790 से 92 के बीच। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया ना, तो इसको खास हिदायत दी गई थी कि ये जो है शांति बनाए रखेगा, किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। मतलब कि आक्रमण की नीति को ये जो है त्यागेगा, आक्रमण नहीं करेगा, शांति बनाए रखेगा, जो सुधार उधार करना है उस पे ज्यादा ध्यान देगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये जो है स्पेशल इसको हिदायत दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, इसने स्वीकार भी किया। लेकिन जब ये बंगाल आता है, परिस्थितियों को देखता है, भारत में क्या स्थिति है, तो इसको मौका जो है ना बड़ा अच्छा लगता है कि ये सही समय है, टीपू सुल्तान पर अटैक करो। तो जो पिछला अनिर्णायक युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसकी काफी भरपाई हो सकती है। मतलब कि अंग्रेजों का पक्ष भारी है तो समय सही है। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनके निर्देशों के विपरीत जाते हुए मैसूर पर आक्रमण कर देता है। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, 1790 से 92 के बीच चला था ये युद्ध। और इस युद्ध में ना अंग्रेजों की जीत हुई थी, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंग्रेजों को सफलता दिलवाई। लेकिन शुरुआत में जब युद्ध का शुरुआती चरण चल रहा था, तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को पीछे हटने की हिदायत दी कि भाई हमने तुमको क्या बोला था, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से चुपचाप रहना है, पीछे हट जाओ, बंद करो ये युद्ध। लेकिन जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने मतलब बोला कि मैं शुरू कर चुका हूं, अब पीछे नहीं हट सकता। और अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है टीपू सुल्तान को हरा देता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। और ये जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसमें टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान हुआ था। बहुत सारा पैसा अंग्रेजों को देना पड़ा था, कुछ क्षेत्र भी देना पड़ा था, और भी कई सारी चीजें। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेजों के पक्ष में रहा। तो ये किसके टाइम पर हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं पिछले वाले जो वीडियो है उसमें बता नहीं पाया था। इसके बाद जो हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व व्यवस्था पढ़ी थी, स्थायी बंदोबस्त। तो देखो, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में मैंने बताया था कि इसको बंगाल, जो पूरा बंगाल है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा बनारस के कुछ क्षेत्र और कर्नाटक के उत्तरी भाग में इसको लागू किया गया था। तो भारत के दूसरे हिस्सों में क्या लागू किया गया था, थोड़ा सा मैं इसको जो है ना, आप लोग अंग्रेजों की जो दूसरी भू राजस्व व्यवस्थाएं थी उसके साथ आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। तो देखो, अंग्रेजों की ना जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो तीन प्रमुख थी। सबसे पहला तो स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था हम लोग ना इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जैसे हम लोगों ने स्थायी बंदोबस्त को पढ़ा, ठीक वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। ये तीन हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है ना इनमें अंतर बता देता हूं, ताकि आप स्थायी बंदोबस्त के साथ कंफ्यूज मत हो न हो। तो देखिए,
जो स्थायी बंदोबस्त है, मैंने बताया कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार के साथ व्यवस्था की गई। जमींदार जो है टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेजों को देगा, तो यहां पर किसानों के साथ कोई भी सीधा संपर्क अंग्रेजों का नहीं था। लेकिन मैंने बताया कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसमें जो है अंग्रेजों को आगे चल करके नुकसान हुआ, घाटा हुआ, तो अंग्रेजों ने ना स्थायी बंदोबस्त को भारत के दूसरे हिस्सों में लागू नहीं किया। जब वो भारत के दूसरे क्षेत्रों को जीतने लगे तो वहां पर उन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू नहीं किया। उन क्षेत्रों के लिए उन्होंने कुछ नई व्यवस्थाएं की, जैसे कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, ये जो शब्द है ना रैयत, इसका मतलब होता है किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने सीधे किसानों के साथ व्यवस्था की, मतलब कि बीच में कोई जमींदार नहीं होगा, कोई नहीं होगा, सीधे किसानों के साथ व्यवस्था की। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये दक्षिण में लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या होता था, महालवाड़ी व्यवस्था में जो जमीन है वो पूरे गांव की मानी जाती थी और पूरे गांव के साथ ना एक व्यवस्था कर लिया जाता था और गांव वाले जो है उतना पैसा इकट्ठा करके अंग्रेजों को दे देते थे। तो महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब वाले क्षेत्र उस तरफ लागू हुई थी। तो यहां पर जो है पूरे गांव के साथ व्यवस्था की जाती थी, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार के साथ व्यवस्था की जाती थी। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन बताना था जो कि रह गया था, ताकि आप लोग जो है इनके साथ कंफ्यूज ना हों। हालांकि मैं कोशिश करूंगा तीनों को ना एक बढ़िया से डिटेल में जो भी समानता है, इनके बीच जो भी अंतर है उसको लेकर के एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं। जब हम लोग रैयतवाड़ी महालवाड़ी को डिटेल में पढ़ लेंगे उसके बाद हम जो है इस टाइप का कोई वीडियो देखेंगे। तो इसको आप लोग थोड़ा थोड़ा सा समझ गए होंगे। स्थायी बंदोबस्त को तो अच्छे से समझा दिया, जमींदार के साथ व्यवस्था की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे किसानों के साथ व्यवस्था की गई, मतलब कि अंग्रेजों का सीधे सीधे किसके साथ संपर्क हुआ, किसानों के साथ। महालवाड़ी व्यवस्था जो कि पंजाब वाले क्षेत्र में लागू हुई, वहां पर पूरे गांव के साथ करार किया गया, मतलब कि पूरे गांव के लिए कोई एक गांव है तो वहां से बोला गया कि भाई तुम जो है हमको इतना इतना भू राजस्व दोगे। अब वो गांव का मुखिया या कोई भी है, सब जो है मिल करके अंग्रेजों को उतना देते रहे होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, सर जॉन सोर। तो ये जो है बंगाल के चौथे गवर्नर जनरल सर जॉन सोर। तो कुछ दो चार चीजें हैं इनसे संबंधित जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहला कार्यकाल पूछा जाएगा। तो ये 1793 से कब तक, 1798 तक इनका कार्यकाल था सर जॉन सोर का। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सर जॉन सोर हैं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो राजस्व बोर्ड था उसके प्रधान थे सर जॉन सोर, राजस्व बोर्ड के प्रधान थे सर जॉन सोर। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल समाप्त हुआ 1793 में इसको जो है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसका कारण क्या था, तो जो स्थायी बंदोबस्त वाली जो व्यवस्था है ना उसका प्रारूप तैयार किया था सर जॉन सोर ने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इनका जो दर्जा है काफी बढ़ गया होगा, स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था का प्रारूप तैयार करना, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों को शुरुआत में काफी लाभ हुआ। तो इसका जो है थोड़ा सा रुतबा बढ़ गया, तो इसको सीधे गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसके समय की कुछ घटनाएं देख लेते हैं हम लोग। पहला आप लोगों को याद रखना है 1793 का चार्टर एक्ट। देखो, एक तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक इसके 20 वर्ष बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना 1773 वाला, उसमें बोला गया था कि 20 वर्ष बाद हम जो है इसको, मतलब 20 वर्ष के लिए वो लाया गया था। तो 1793 में वो समाप्त होना था, तो 1793 में चार्टर एक्ट लाया जाता है और जो भी प्रावधान थे उसको अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। देखो, अगर आप लोग ना ये चार्टर एक्ट को देखोगे हर 20 वर्ष में आता जाएगा। 1773 में आया, फिर 1793 में, इसके बाद 1813 में आएगा, फिर 1833 में आएगा, फिर 1853 में आएगा, उसके बाद फिर 1857 की क्रांति और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1793 में चार्टर एक्ट आया था, किसके समय में, सर जॉन सोर के टाइम पर। दूसरा चीज आप लोगों को याद रखना है, खुर्दा का युद्ध पूछता है। खुर्दा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ था? तो ये जो खुर्दा का युद्ध है, हालांकि इससे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन अंग्रेज जो है ना उस टाइम पे पूरा जो भारत की राजनीति थी उसमें क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष उनको लाभ हुआ, चाहे वो पानीपत का तीसरा युद्ध ही क्यों ना हो।
तो 1795 में हुआ खुर्दा का युद्ध, किनके मध्य? मराठों और निजाम के मध्य। देखो ये जो मराठे और निजाम थे ना, कई बार इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के, अंग्रेजों के जो शत्रु हैं उनके साथ युद्ध किया था। अगर हम देखें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो वहां पर भी मराठे, निजाम और अंग्रेज साथ रहे। उसके बाद जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें जो है मराठे और निजाम जो है मैसूर की तरफ हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन 1790-92 में जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो फिर से मराठे और निजाम जो हैं अंग्रेजों के पक्ष में आ गए। और उसके बाद 1795 में अंग्रेज और अंग्रेज नहीं, 1795 में मराठे और निजाम ये दोनों आपस में भिड़ गए। मतलब कि उस टाइम पर यह हो रहा था, जिसको जिसके साथ फायदा नजर आता था वो उसके साथ दोस्ती कर लेता था। अगर उसके साथ उसको अपना नुकसान नजर आएगा, कोई घाटा नजर आएगा, तो वो उसके साथ दुश्मनी भी कर लेगा। तो ये उस टाइम पे काफी चलता था। अंग्रेज भी जिसके साथ उनको काफी फायदा नजर आता उससे दोस्ती कर लेते, जिसके साथ नुकसान नजर आता दूसरे के साथ मिलकर के उसके ऊपर अटैक कर देते थे। तो ये 1795 में खुर्दा का युद्ध। इसके बाद तीसरा चीज आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी पूछा गया है, जो सर जॉन सोर था इसकी नीति हस्तक्षेप की नीति थी। कैसी नीति थी? हस्तक्षेप की नीति। वहीं अगर हम लोग कार्नवालिस की बात करें तो कार्नवालिस को ना अनाक्रमण की नीति के साथ भेजा गया था। अनाक्रमण की नीति मतलब कार्नवालिस को बोला गया था कि तुम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करोगे। लेकिन जो सर जॉन सोर था इसको हस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई थी। क्यों? क्योंकि 1790-92 में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ, तो उसी के बाद जो है सर जॉन सोर को दूसरे राज्यों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार दे दिया गया था। तो हस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई थी। और जो अवध है ना, अवध के नवाब जो थे, तो अवध वहां पर इसने हस्तक्षेप किया था। वहां का जो उत्तराधिकार का मामला था उसको लेकर के इसने जो है वहां पर टांग अड़ाया था। तो ये कुछ चीजें हैं सर जॉन सोर के संबंध में जो कभी कभी पूछी जाती है। तो आप लोग इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो आज का ये जो टॉपिक था ना बस इतना ही छोटा सा था। इसके बाद आने वाला जो टॉपिक होगा, मतलब कि अगला जो गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड वेलेजली, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड वेलेजली था उसने एक ऐसी नीति अपनाई थी जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव जो है ना बहुत मजबूती से जमा दिया। हालांकि अभी भी जम चुका है, लेकिन उनका जो साम्राज्य विस्तार है ना उसको उसने बिल्कुल बढ़ा दिया था। क्या किया था? वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी और उसके तहत उसने भारत के राज्यों को ऐसी नीति में फंसाया कि वो लोग जो है उससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाए थे, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगला वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको जो है टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।